हेलो दोस्तों, मैं संजीव। आप सभी का विद्यापन में स्वागत है। हम बात कर रहे थे बिहार के इतिहास पे और आज हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य से हर हाल में एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठो, जहां भी जीके जीएस होगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि मगध साम्राज्य में कितने वंश थे। तो मगध साम्राज्य में 3 वंश था, हर्यक, शिशुनाग और नंद वंश। और आज हम देखने वाले हैं हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश में 4 शासक होंगे, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक। इसी चारों शासक के बारे में बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि सारा की पॉइंट में मेंशन करूं और आप नोट डाउन करते चले जाना। तो वीडियो को लाइक करना और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये छोटा सा जो मैप देख रहे हो, मैं कल इस पे बात किया था। ये 16 महाजनपद है और 16 में से 3 महाजनपद हमारे बिहार में थे, मगध, वज्जी और अंग। तो इसके बारे में भी थोड़ा देख लेंगे, नोट डाउन करते चले जाना। बात करते हैं मगध साम्राज्य का। तो ये हमारा है बिहार का प्यारा सा मैप। मगध साम्राज्य हमारा इस क्षेत्र में फैला हुआ था। ये क्षेत्र जो हमारा था, ये वज्जी का क्षेत्र है। अच्छे से याद करना, ये वज्जी का क्षेत्र है। ये क्षेत्र जो हमारा है, ये अंग का क्षेत्र है। और अंग की राजधानी कहाँ थी, ये आप हमें कमेंट में बताना। वज्जी की राजधानी कहाँ थी, ये मैं बता दे रहा हूं, ये थी वैशाली। और ये हमारा है मगध साम्राज्य, मगध। अब मगध में तो 3 वंश हुए और हम आज देखने वाले सिर्फ हर्यक वंश के बारे में। कल बात करेंगे शिशुनाग के बारे में और उसके बाद बात करेंगे नंद के बारे में। इसके बाद सिकंदर आएंगे और मौर्य साम्राज्य आएगा। तो चलते हैं, बात करते हैं हर्यक वंश के बारे में। तो हर्यक वंश के बारे में क्या क्या फैक्ट है, आप चीजों को मेंशन करते चले जाना। सबसे पहला बात तो यही होगा कि इसके संस्थापक कौन थे। संस्थापक तो आप सबको पता होगा, अगर आप पढ़े हो तो इसके संस्थापक कौन थे, बिंबिसार, है ना। हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। अब क्वेश्चन ये आता है कि बिंबिसार गद्दी पर कब बैठे थे। तो ये 544 बीसी में बैठेंगे गद्दी पर और 544 से लेके ये रहेंगे 492 बीसी तक। तो ये चीजें अंडरलाइन कर लेना कि मगध साम्राज्य में जो पहला शासक है बिंबिसार, वो 56 ईयर तक गद्दी पर बैठा हुआ है। 44 इधर और 8 इधर, यानी 52 ईयर्स तक, है ना। तो बिंबिसार जो हमारा है, ये मगध साम्राज्य का शासक है। बिंबिसार करता क्या है, तो बिंबिसार अपने साम्राज्य के विस्तार करने के लिए एक नीति अपनाता है और वो नीति था विवाह विस्तार नीति। विवाह विस्तार नीति। अब ये था क्या, तो ये एक ऐसी नीति थी जिसमें बिंबिसार शादी करता है और शादी करके दूसरे साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाता है। तो चलते हैं, बात करते हैं मगध के क्षेत्र में। इधर ये जो क्षेत्र था, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, इसे कहते थे काशी। और काशी का एक राजा था जिसका नाम था प्रसेनजीत। अच्छे से चीजें मेंशन करते चले जाना, प्रसेनजीत। और प्रसेनजीत की एक बहन थी जिसका नाम था महाकोसला, ठीक है। और बिंबिसार पहला शादी करते हैं महाकोसला से। कहाँ की है, काशी की है। काशी की प्रसेनजीत की बहन महाकोसला। और इससे बिंबिसार को काशी दहेज में मिल जाता है। और काशी इस समय 1 लाख रुपया प्रति वर्ष इसका इनकम था। और प्रसेनजीत अपनी बहन को श्रृंगार करने के लिए काशी दिए थे दहेज में, गिफ्ट, बिंबिसार को। तो इस तरीके से बिंबिसार काशी से अपना संबंध स्थापित कर लेता है। बिंबिसार दूसरा शादी करता है वज्जी के क्षेत्र में। वज्जी का एक शासक होता है जिसका नाम होता है चेटक। और चेटक की पुत्री होती है जिसका नाम होता है चलना। अब ये सारी बातें आप लिखते चले जाना। चलना से शादी करते हैं कौन, बिंबिसार। और इससे मगध और वज्जी के बीच में एक वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाता है। और तीसरा शादी करते हैं ये पंजाब की रानी से। कहां से, तो पंजाब की रानी से। पंजाब की रानी, अच्छा, ये पंजाब की रानी भी कह सकते हो या इसे मद्र कुल की रानी कहा जाता है, ये भी याद रखना, मद्र कुल की रानी। और इनका नाम होता है क्षेमा, ठीक है। तीसरी शादी ये करते हैं इससे। और इससे बिंबिसार पंजाब के क्षेत्र में भी अपना विस्तार कर लेते हैं। तो बिंबिसार 3 शादियां करते हैं। एक
काशी के क्षेत्र में शादी करते हैं महाकोसला से, और महाकोसला से जन्म होगा किसका? अजात शत्रु का। तो चीजें अपने हिसाब से मेंशन करके चले जाना कि क्या क्या मेंशन करना है। पहला शादी करेंगे महाकोसला से, अजात शत्रु का जन्म होगा। दूसरा शादी करेंगे हमारा वज्जी से, चेटक की बहन चलना से। और तीसरा शादी करेंगे मद्रकुल की रानी क्षेमा से। इस तरीके से मगध साम्राज्य का विस्तार होता है। और बाद में बिंबिसार अंग पे आक्रमण करते हैं और अंग को जीत के मगध में मिला लेते हैं। और इनका पुत्र है जो अजात शत्रु, इसी को अंग का शासक बनाते हैं कि आप जाइए और अंग साम्राज्य पे राज कीजिए। मगध का एकमात्र महाजनपद शत्रु था, वो था हमारा कौन? तो मगध के बीच में, और एक हमारा उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में अवंती और मगध के बीच हमेशा युद्ध होते रहता था। तो इसके बारे में भी थोड़ा जिक्र हम कर लेते हैं। होता क्या है कि एक तो हमारा मगध है, मगध में अजात शत्रु है, और दूसरा हमारा अवंती है। और अवंती का शासक के बारे में लिख लीजिएगा जिसका नाम है चंडप्रदुत्त। ठीक है, चंडप्रदुत्त। तो बिंबिसार और चंडप्रदुत्त के बीच में युद्ध होता है। युद्ध में कोई नतीजा नहीं निकलता, दोनों आपस में लड़ते हैं, कोई नतीजा नहीं निकलता। बाद में दोनों मित्र बन जाते हैं। लेकिन कुछ ही समय के बाद चंडप्रदुत्त को जॉन्डिस रोग होता है, जिसे कहते हैं पीलिया नामक बीमारी। ये बीमारी होती है। तो बिंबिसार के दरबार में एक राजवैद्य था जिनका नाम था जीवक। अच्छे से याद रखना। बिंबिसार जीवक को भेजते हैं यहाँ चंडप्रदुत्त के पास अवंती के क्षेत्र में कि जाइए मेरे मित्र को जो समस्या हुई है उसका समाधान करके आइए। चंडप्रदुत्त जाते हैं और पीलिया को ठीक करके वापस लौटते हैं। इसके बाद बिंबिसार इनको भेज देते हैं महात्मा बुद्ध के साथ, और ये आजीवन महात्मा बुद्ध के साथ रहते हैं। कौन? जीवक। तो जीवक के बारे में भी थोड़ी सी बातें याद रखना। ये बिंबिसार के दरबार में रहते थे। अब ये बातें नोट डाउन कर लेना, मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना। ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात करते हैं कि ये सारी कहानी तो हो गई, बिंबिसार शादी कर लिया, राज्य का विस्तार कर रहा है, लड़ाई भी कर लिया, अपने पुत्र को अंग का साम्राज्य घोषित राजा भी घोषित कर दिया। अब बात क्या आती है ना कि अंग का तो राजा बन गया अजात शत्रु, लेकिन अजात शत्रु को लालच हो गया कि हमें मगध का राजा बनना है। होता कुछ ऐसा है कि पहले ये बात याद रखना कि बिंबिसार अस्थाई सेना रखता था। बिंबिसार क्या करता था? अस्थाई सेना रखता था। इसलिए बिंबिसार को श्रोणिया कहा गया है। श्रोणिया क्या होता है? तो अस्थाई सेना वाले रखने वाले को हम कहते हैं श्रोणिया। ठीक है। बिंबिसार के दरबार में राजवैद्य जीवक रहते थे। और मगध की पहली राजधानी, ये बहुत बार पूछा है, मगध की पहली राजधानी राजगृह थी, जिसे गृह ब्रज के नाम से जानते हैं। और एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राजगृह का वास्तुकार कौन था, जो डिजाइन तैयार किया था कि राजगृह कैसा होगा। तो इसके वास्तुकार जो थे वो थे महागोविंद। ये बातें आप मेंशन कर लेना। राजगृह के वास्तुकार थे महागोविंद, जो राजगृह का डिजाइन तैयार किए थे। तो अब क्या होता है, अजात शत्रु जो है, अजात शत्रु को चाहिए गद्दी, ये बनना चाहता है मगध का राजा। तो ये बिंबिसार की हत्या कर देगा और गद्दी को हथिया लेगा। और याद रखना कि बिंबिसार के मित्र थे बुद्ध भगवान, और बिंबिसार के समय थे महावीर स्वामी। तो ये बहुत बार आया है कि बुद्ध किसके समकालीन थे, तो बुद्ध इनके भी समकालीन थे और इसके भी समकालीन थे। अजातशत्रु जब गद्दी पर बैठा है ना, तो गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष बाद महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाएगी। ये भी बातें हम अभी देखेंगे। अजातशत्रु गद्दी पर बैठता है कब? 492 बीसी में, और ये रहता है 460 बीसी तक। ये बातें मेंशन करना। अजातशत्रु लगभग 32 वर्षों तक मगध पे राज करता है अपने पिता की हत्या करने के बाद। अपने पिता की हत्या करने के कारण इसे कहा जाता है कुनिक। कुनिक का अर्थ होता है पितृहंता। तो ये सारी बातें आप मेंशन करते चले जाना। जब अजातशत्रु की मृत्यु होती है तो काशी की जो राजकुमारी थी महाकोसला, यानी अजातशत्रु की मां, अपने पति के वियोग में मर जाती है। दुख में उनकी भी मृत्यु हो जाती है।
और जब वो मरती है तो जो प्रसेनजीत होता है, जो काशी दहेज में दिया था, वो काशी को वापस ले लेता है। अब जब ऐसा होता है तो अजातशत्रु को आ जाता है गुस्सा कि भैया मेरे मामा ने ऐसा किया क्यों, मुझे काशी चाहिए। तो वो क्या करता है, काशी पे आक्रमण कर देता है, और काशी पे आक्रमण करने के कारण प्रसेनजीत हार जाता है। दूसरा युद्ध में प्रसेनजीत जीत जाता है, और दोनों की बीच संधि होती है कि एक काम करते हैं, प्रसेनजीत की एक पुत्री होती है और उस पुत्री का विवाह कर दिया जाता है। किसके साथ? अजातशत्रु के साथ। और बाद में अजातशत्रु को फिर से काशी दहेज में मिल जाता है कि ठीक है भाई, आपको काशी चाहिए, काशी ले लो, ठीक है। तो एक तो ये काशी से लड़ता है और दहेज में फिर से ये काशी लेता है। दूसरा ये क्या करता है, यहाँ जो क्षेत्र है वज्जी, यहाँ पे भी आक्रमण करता है। वज्जी में जो चेलना थी ना, चेलना चेटक की बहन, उसका दो पुत्र था, एक का नाम था हल और दूसरे का नाम था बेहल, ठीक है। ये दोनों को बिंबिसार मरने से पहले 18 लड़ियों वाला हीरे का हार दिया था। अब कहा जाता है, किंवदंती ये है, कहानी ऐसा है कि ये दोनों वो हार लेकर भाग गए अपने नानी घर, और अजातशत्रु इसके पीछे पहुंच गए वज्जी, और वज्जी के राजा चेटक को पराजित कर दिया और उसकी मृत्यु हो गई। और बाद में हल बेहल क्या करते हैं, कहते हैं कि आप मगध साम्राज्य भी ले लो, वज्जी साम्राज्य भी ले लो, मैं चलता हूं। और ये साधु संत बन जाते हैं दोनों भाई अपने साम्राज्य को छोड़कर। और अजातशत्रु बाद में वज्जी को भी मगध में मिला लेता है। और अजातशत्रु का एक बेटा होता है, पुत्र, जिसका नाम होता है उदाईन। अच्छे से याद रखिएगा। अजातशत्रु अपने पुत्र को कहता है कि आप जाइए और कहाँ राज्य कीजिए, अंग पे। जिस तरीके से बिंबिसार ने अजातशत्रु को अंग का राजा बनाया था, उसी तरीके से अजातशत्रु ने अपने पुत्र उदाईन को अंग का शासक बना दिया। रिपीट होगी, कहा जाता है ना कि इतिहास दोहराया जाता है। अजातशत्रु के साथ ये घटना दोहराई जाएगी। जिस तरीके से अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी, उसी तरीके से उदाईन भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करेगा। तो जो जैसा करेगा उसका साथ वैसा ही होगा, और होता भी है। बस समय लगता है थोड़ी चीजें, लेकिन होता सेम ही है, ठीक है। और कहीं ज्यादा ही उसको मिलता है। तो याद रखना, जैसा बीज बोओगे ना, फसल वैसे ही काटोगे। तो अजातशत्रु क्या करते हैं, पहले लड़ते हैं, काशी को दहेज में लेते हैं, इसके बाद वज्जी को अपने साम्राज्य में मिलाते हैं, अंग को अधिकार में करते हैं। और एक बात मैं बताया था अवंती के बारे में। होता क्या है, अजातशत्रु को अवंती से डर लगता था। अवंती के डर से अजातशत्रु ने क्या किया था, राजगीर के किले बंदी कर दी थी। तो ये बातें याद रखना कि किसके डर से अजातशत्रु ने राजगीर की किलेबंदी की थी, तो वो था अवंती का क्षेत्र। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं कि अजातशत्रु के शासनकाल में ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई है। महात्मा बुद्ध कब मरे हैं, तो महात्मा बुद्ध मरे हैं 483 बीसी में, याद रखिएगा। और इसी समय राजगीर में प्रथम बौद्ध संगति होगी। और प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में होगी, अजातशत्रु के शासनकाल में। महाकश्यप होंगे अध्यक्ष। तो ये सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी, अध्यक्ष कौन था, कब हुई थी और कहां हुई थी। ये चारों क्वेश्चन का आंसर आप नोट कर लेना। प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, महाकश्यप अध्यक्ष थे, ठीक है। और कब हुआ था, 483 बीसी में हुआ था, ठीक है। तो अजातशत्रु की कहानी इतना ही था। अजातशत्रु सारे क्षेत्र पे आक्रमण करेंगे और अवंती के डर से राजगीर के किले बंदी कर देंगे। जिस तरीके से अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी, उस तरीके से अजातशत्रु का पुत्र उदाईन अजातशत्रु की हत्या करेगा और मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठेगा। तो अभी हम अजातशत्रु को देख लिए थे, चीजों को नोट डाउन कर लेना। अब हम आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं उदाईन के बारे में। थोड़ी सी बातें हैं और 2 मिनट में खत्म हो जाएगा कहानी। चलते हैं आगे। तो हम बात कर रहे थे क्या कि उदाईन अभी कहाँ है, तो उदाईन अभी अंग का शासक बना हुआ है ना। चंपा राजधानी है इसका। और एक क्वेश्चन आप बताना जो हम कल पूछे थे कि अंग और मगध के बीच में कौन सी नदी बहती थी जो दोनों को अलग करती थी। ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में देना। तो अजातशत्रु के बाद गद्दी पर बैठते हैं कौन, उदाईन गद्दी पर बैठते हैं।
उदाईन गद्दी पर कब रहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि उदाईन गद्दी पर कब से कब तक थे। तो उदाईन गद्दी पर जो बैठते हैं वो बैठते हैं 460 में और रहते हैं 444 बीसी तक। ये बातें अच्छे से नोट करना। उदाईन क्या करते हैं, अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करेंगे, मगध की गद्दी ले लेंगे। उदाईन का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य मैं लिख रहा हूं, ये हर हाल में नोट कर लेना। उदाईन गंगा और सोन नदी, अच्छे से याद रखना, ये हमारी है, इधर से आ रही है गंगा नदी और इधर से आ रही है हमारी सोन नदी, और इसी के संगम पर स्थापना करते हैं किसका, पटना का, जिसे पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे, पाटलिपुत्र। ठीक है, तो याद रखना। अच्छा, पाटलिपुत्र को अजीमाबाद भी कहा गया है, पाटलिपुत्र को कुसुमपुर भी कहा गया है, तो ये सारा नाम याद कर लेना, मैं यहां लिख दे रहा हूं। पाटलिपुत्र को अजीमाबाद के नाम से जानते थे और इसे कुसुमपुर के नाम से भी जानते थे। थोड़ा साउंड आ रहा होगा, इतना तो थोड़ा मैनेज कर ही सकते हो आप। ठीक है, इतनी गर्मी है तो मैं इतना मैनेज कर रहा हूँ आप लोग के लिए, थोड़ा सा मैनेज तो आप लोग को करना पड़ेगा। उदाईन जो थे लगभग 36 वर्षों तक गद्दी पर बैठते हैं, है ना, 36 नहीं, कब तक बैठते हैं गद्दी पर, 16 वर्षों तक, 16 वर्षों तक गद्दी पर बैठते हैं और पटना की स्थापना करते हैं। और मगध की दूसरी राजधानी, अच्छे से याद रखना, मगध की दूसरी राजधानी बनाया जाता है किसे, तो पटना को, यानी पाटलिपुत्र को बनाया जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मगध की पहली राजधानी कौन सी थी, ये आंसर आप अपने कमेंट में दोगे। मगध की दूसरी राजधानी कौन थी, पाटलिपुत्र। और मगध की तीसरी राजधानी के बारे में बात करेंगे हम कल, ठीक है, जब शिशुनाग वंश आएगा। उदाईन की हत्या कर देता है उसी का पुत्र, जिसका नाम होता है नागदशक। अब ये लास्ट शासक है। कहा जाता है कि नागदशक ने अपने पिता उदाईन की हत्या करके मगध का गद्दी हासिल कर लिया। लेकिन रुकिए, नागदशक का एक मंत्री होता है जिसका नाम होता है शिशुनाग, और शिशुनाग क्या करता है, इसकी हत्या कर देता है और शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। तो ये हमारी छोटी सी कहानी हर्यक वंश के बारे में था, जिसके 4 शासक हुए और बैक टू बैक चारों शासक के बारे में हमने जिक्र कर लिया। अब जाते जाते मैं आपसे 1-2 क्वेश्चन करूंगा, जिसका आंसर आप कमेंट में मेंशन करना। पहला क्वेश्चन ये है कि श्रोणिया किसे कहा जाता है, बढ़िया से याद रखना। पहला क्वेश्चन है कि श्रोणिक किसे कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कुनिक के नाम से कौन जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन है राजगीर के किलेबंदी किसने करी थी, राजगीर के किलेबंदी किसने करी थी। ये सारी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके अलावा मगध की पहली राजधानी कहाँ थी, इसके अलावा प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था, महात्मा बुद्ध जो थे वो किस शासक के समकालीन थे, ये सारा क्वेश्चन अपने कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, अपना ख्याल रखना, बाय।